बेटा, अम्बी होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुराधा सिंह आज कक्षा 10 वालों को आपका द्वितीय खंड पढ़ाऊंगी। एक खंड मैंने कंप्लीट कर दिया है। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं या देखे वो बच्चे एक बार जरूर पिछला वीडियो देख लें। बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है बेटा, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो आज हम लोग शुरू करेंगे आपका द्वितीय खंड। और द्वितीय खंड में क्या है? जल, स्रोत तथा उपयोग। हम लोग को पढ़ना है बेटा कि जल के स्रोत क्या है, जल का उपयोग क्या है और ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। फिर इस जल के द्वारा हम किन किन कार्यों को पूरा करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बेटा जल के महत्व के बारे में कि जल का महत्व क्या है। हम सब जानते हैं बेटा कि हम बिना खाए महीनों तक रह सकते हैं, लेकिन बिना जल के हम बहुत ज़्यादा, आपके बुक में दिया है 6 दिन तक, हो सकता है कि आप उससे भी कम दिन तक जी सके। तो जल हमारे लिए बहुत ज़रूरी बेटा। जो हमारे 6 पोषक तत्व हैं, उन 6 पोषक तत्वों में आपका एक जल भी है। क्योंकि जल क्या करता है बेटा, जो भी आप भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हो उसको पचाने का, इसके अलावा आपको मिनरल्स भी प्रदान करता है, यानी खनिज लवण। तो जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना, जल ही जीवन है। हमारी पृथ्वी पर 3/4 भाग जल है। हमारी बॉडी में 70% जल है। तो जल का हर जगह रोल है। बिना जल के हम जीवित रहें ये संभव नहीं है। बिना खाए तो आप रह सकते हो बेटा, लेकिन बिना जल के नहीं। अब देखिए दिया है जल के स्वरूप, यानी ये जो जल है वो कैसे बनता है, इसकी अवस्था क्या होती है, कितने प्रकार होते हैं। तो प्राचीन काल में बेटा जल को एक तत्व माना जाता था। क्या माना जाता था? एक तत्व। परंतु जब वैज्ञानिकों ने खोज की तो जल में उन्हें कोई भी तत्व नहीं मिला, बल्कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का योग है। कैसे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का योग है। जल का सूत्र क्या होता है बेटा? H2O। यानी कि यहाँ पर आपके हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 1। पढ़े हैं आप लोग रसायन विज्ञान? तो जल जो है हमारा हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु, यानी इसके 2 अणु और इसके 1 अणु के मेल से बना है। तो जब ये मेल से बना है बेटा तो ये क्या हो गया? यौगिक। क्या हो गया बेटा? यौगिक। अब ऐसे ही पूछता है बेटा हवा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में बनता है। जल क्या है? यौगिक है, मिश्रण है, या दोनों है? दोनों नहीं। तो ये बिल्कुल याद रखिए। अब हवा, हवा बेटा कई चीजों से मिलके बना है, मिल के बना है। ये मेल से बना है, ये मिल के बना है, तो क्या है? मिश्रण। ठीक, याद रखिएगा। जल क्या है? यौगिक। हवा क्या है? मिश्रण। और आपके एग्जाम में बेटा इसका सूत्र भी पूछता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये क्या है उसका रासायनिक सूत्र? H2O। याद रखिएगा बेटा, यही छोटी छोटी गलती आप लोग करते हो, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए बेटा, जो जल है, सबसे पहले इंग्लैंड के कैवेंडिश नामक रसायन शास्त्री ने यह खोज किया कि जल कोई तत्व नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर आते आते उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां मिल जाती हैं, जिसमें जल क्या हो जाता है? अशुद्ध। ऐसा आप सुनते होंगे
कि पहले बारिश के जल में नहीं स्नान करना चाहिए, नहीं भीगना चाहिए। क्यों? इससे फोड़े फुंसी होते हैं। जल हमें बेटा 3 रूपों में मिलता है। आप लोग इसको फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, सॉरी केमिस्ट्री में होगा आपके। जल के कितने रूप होते हैं? 3। ये भी प्रश्न बनता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस कैसे? आप फ्रीजर में पानी रखते हो तो वो कैसा हो जाता है? बर्फ के जैसा, तो अपना आकार ले लेता है। और क्या आप उसे तोड़ते हो तुरंत टूट जाता है? नहीं, वो क्या होता है? पिघलता है। तो उसका क्या है? ठोस। द्रव जो हम सब यूज करते हैं, गैस। यहाँ पे वाष्प है, गैस भी होता है कहीं कहीं। वाष्प कैसे? जब आप लोग कोई भी चीज पकाते हो, जैसे मान लो आप सब्जी ही पकाते हो बेटा, तो जब सब्जी के ऊपर जो थाली से ढके रहते हो या जिस ढक्कन से, जब आप उस ढक्कन को हटाते हो तो उस ढक्कन में आप देखते हो ढेर सारा पानी लगा होता है। वो क्या है? वही है जल का वाष्प रूप, गैस रूप। या आप कोई चीज खोल के पकाओ, आप देखोगे भाप के ऊपर जाएगा, और अगर उस पर आप हाथ रखते हो बेटा तो आपके हाथ में नमी हो जाती है। ऐसा लगेगा कि पानी की बूंदें आपके हाथों में आ गई हैं। तो जल के कितने रूप होते हैं? 3। ठोस, द्रव, गैस। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? जम जाता है। फिर आपका जो द्रव होता है, जैसे 1 ग्राम जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड को बर्फ में परिवर्तित करता है, लेकिन 80 कैलोरी ऊर्जा को निष्कासित करता है। जल द्रव के रूप में ही सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। क्या हम लोग ठोस द्रव, ठोस और गैस जल का प्रयोग करते हैं? बेटा होता है। जैसे जम्मू कश्मीर या जो भी हमारा ऐसा एरिया जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ पे लोगों को समस्या होती है, क्योंकि बर्फ जो होता है वो ज़्यादातर ठोस अवस्था में हो जाता है। वहाँ टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है, और यहाँ बोला है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, तभी आपका बर्फ जमना शुरू हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? उसे द्रव रूप में ही प्रयोग करते हैं। अभी एक समीकरण दिया है बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मानव शरीर में जल का अंश, यानी मनुष्य के शरीर में जल कहाँ कहाँ और कितना पाया जाता है, ये भी आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। होम साइंस में तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपके साइंस में जरूर आता है बेटा, और आपके नॉलेज के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये आपकी बॉडी से संबंधित है। ठीक है, चलिए पहला, शरीर का अंग रक्त। हम सब जानते हैं बेटा कि ब्लड में आपके 80% जल पाया जाता है। अगर यही जल कम हो जाता है, जब आप देखते हो जब आपको चोट लगती है, खून बाहर आता है, उस समय बिल्कुल गाढ़ा होता है, लेकिन थोड़े समय के बाद वो धीरे धीरे जम जाता है। क्यों? क्योंकि जब उसमें जो ऑक्सीजन होती है बाहर जब वो निकलता है, तो बाहर आने के बाद वो ऑक्सीजन नष्ट हो जाती है, और जो ब्लड बचता है वो क्या हो जाता है? गाढ़ा। तो रक्त में कितना जल की मात्रा? 80%। वृक्क, जिसे हम किडनी कहते हैं, किडनी क्या कार्य करता है? फिल्ट्रेशन, छानने का काम करता है बेटा, ये एक छन्नी के रूप में काम करता है। जो भी आप अपशिष्ट पदार्थ ग्रहण करते हैं वो आपके यकृत में जाता है। यकृत क्या करता है? उसको यूरिया के रूप में आपके वृक्क में भेजता है। वृक्क क्या करता है? उसको छानता है। अब अमोनिया जो बनता है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। फिर इसके बाद आपके शरीर से ये बाहर निकल जाता है। तो वृक्क में कितना पाया जाता है बेटा? 83%। मस्तिष्क, मस्तिष्क में हमारे 75%। यकृत यानी जो हमारा लीवर है, जो हमारे शरीर का मुख्य अंग है, जिस भी व्यक्ति का लीवर खराब होता है उसके लिए कोई भी भोज्य पदार्थ अगर वो ग्रहण करता है तो उसको पचा नहीं पाता है, तो यकृत में 75। मांसपेशियां, जो आपके मसल्स है, बोन के ऊपर जो आपके मसल्स होते हैं जिसे लोग बॉडी दिखाते हैं अपना, वही मांसपेशी है, उसमें 75, और अस्थियों में 30%। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसमें भी बेटा कुछ दिया है आपको, जल का महत्व। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में बनता है कि जल के महत्व लिखिए। तो कम से कम आपको अगर लघु में पूछेगा तो 5 से 6 पॉइंट, अगर लॉन्ग में पूछ ले तो 10 से 12 पॉइंट।
तो जल का क्या महत्व है बताइए। आप सारे लोग जैसे ही उठते हो सुबह, जल से ही शुरुआत करते हो सोने के पहले तक। तो जल का क्या महत्व है? जल जो होता है बेटा, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और ये जो जल है निरंतर आपको, यानी निरंतर आपको महसूस होता रहता है। प्यास लगने पर हमें ये होता है कि अब हमें प्यास लगा है, और जब तक आपको पानी नहीं मिलेगा, पानी की एक बूंद ही मिल जाए आपको बहुत अच्छा लगता है, तब तक आपको ऐसा लगेगा कि अब प्राण चली जाएगी। जैसे जो भी लोग व्रत रखती हैं, या जो भी हमारी मुस्लिम बहनें अपना रोजा रखती हैं, वो दिन भर पानी नहीं लेती हैं, चाहे कितनी गर्मी में हो, चाहे जब भी हो। बच्चे हो बड़े हो सब करते हैं, लेकिन उस समय ये महसूस होता है कि कोई कहीं से थोड़ा सा जल दे दे। जल जो बेटा वो हमारे भोजन को पकाने, हमारे दैनिक कार्यों को करने, हमारे प्यास को बुझाने, हमारे स्वास्थ्य को सही रखने में जल का बहुत बड़ा रोल है। बिना जल के हम सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी हमारी आग की गोला थी। कई वर्षों तक बारिश के कारण जब धीरे धीरे वह ठंड हुई, तब वहां पर धीरे धीरे हम मनुष्यों का निर्माण होना शुरू हो गया। तो इसी जल को सुरक्षित रखने के लिए हमारी भारत सरकार ने कुछ बांध बनाए हैं। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बेटा जीके में आता है, सोशल ली होंगे तो वहां पे होगा। पहला है भाखड़ा नागल बांध। ये भागीरथी यानी भिलांगना नदी उत्तराखंड में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? भाखड़ नागल बांध उत्तराखंड में। दूसरा है हीराकुंड बांध, ये सतलुज नदी पंजाब में बनाया गया है। ये आपके बेटा एंट्रेंस के एग्जाम में पूछता है ये सब बांध का। नागार्जुन, गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र जो मिर्जापुर के पास में है। टिहरी बांध महानदी उड़ीसा। और रिहंद बांध कृष्णा नदी तेलंगाना। इसको भी जरूर लिख लीजिएगा बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या दिया है बेटा? जल की उपयोगिता। तो ये तो आप लोग अपने से भी लिख सकते हो बेटा। आप अपने दिनचर्या में कहाँ कहाँ जल का प्रयोग कर रहे हो, कितना प्रयोग कर रहे हो, और वो कितना जरूरी है, तो आप भी बता सकते हो। चलिए देख लेते हैं। पहला क्या दिया है? मानव शरीर के भार का लगभग 3/4 भाग जल है। जैसे आपके पृथ्वी पर 3/4 भाग जल है, वैसे ही मानव के शरीर में भी 3/4 भाग जल है। अतः शरीर निर्माण व उनके अतिरिक्त अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल अत्यधिक उपयोगी है। दूसरा, जल की सहायता से शरीर में पाचन क्रिया संपन्न होती है। जल विभिन्न पाचक रसों का निर्माण, पचे हुए पदार्थ तत्वों का अवशोषण करता है। तीसरा, जल में उत्पन्न विकारों को पसीने एवं मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। चौथा है, पसीने के रूप में शरीर में गंदगी ही नहीं बल्कि शरीर की अतिरिक्त ऊष्मा निकलती है, जिससे शरीर का तापमान समान रहता है। और लास्टवा है बेटा, रक्त को तरल बना करके शरीर को परिभ्रमण में योग्य बनाता है। हम सब जानते हैं कि हमारा अशुद्ध रक्त हमारे हृदय में आता है, वो फेफड़े के पास भेजता है ऑक्सीजन के लिए, और जैसे ही ऑक्सीजन लेकर के वो रक्त क्या हो जाता है? शुद्ध। लेकिन रक्त तो शुद्ध होता है, पर उस रक्त में आपकी पानी की भी मात्रा होती है। जब पानी नहीं रहेगा तो रक्त कैसा हो जाएगा? गाढ़ा, और उसका सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। दैनिक कार्यों में जल की उपयोगिता ये तो हम सब जानते हैं।
सबसे पहले हम पीने के लिए, बर्तन धोने, भोजन पकाने, नहाने, स्नान करने, कपड़े कचारने, शौचालय, पेड़ पौधों को जीवित रखने, तो इन सब जगह हम क्या करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। बहुत सिंपल है बेटा, बट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो लेसन होता है बेटा, ये उन बच्चों के लिए होता है जो थोड़े से कमजोर होते हैं। इसे आपको सुनना है और लिखना है। कुछ कुछ बच्चों की बेटा कॉपी ऐसी होती है कि 70 में 2-3 नंबर भी नहीं पा पाते हैं। कैसे बेटा? ऐसी पढ़ाई नहीं करो। कम से कम इतना पढ़ो कि आप कम से कम 5 भर का तो नंबर ले लो। ठीक है। सामुदायिक कार्यों में जल की उपयोगिता। सामुदायिक मतलब जो समूह में होता है, जो सबके लिए होता है, सिर्फ आपके लिए नहीं। खेती बाड़ी का काम, बाग बगीचे का काम, हमें जल की जरूरत होती है। जैसे जहाँ पे नहर की सिंचाई होती है, नहर में जैसे ही पानी आता है, लोग खेतों को जाकर के अपने भरते हैं, रात भर रहते हैं, दिन भर रहते हैं, ताकि उनके खेत में पानी हो जाए और फसल अच्छी हो। तालाब, नदी, कुआं, समुद्र, ये भी जल का एक कारण है। अग्नि, जब हम जानते हैं बेटा, जब आग लगती है तो आग को बुझाने में पानी ही मदद करता है। सार्वजनिक स्थान, नदी की स्वच्छता के लिए जल आवश्यक। विभिन्न उद्योगों में भी जल की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। उद्योग में कैसे? कंपनी में जब काम होता है, सफाई का काम होता है या फिर कोई चीज बनाने का काम होता है, तो वहां पे जल का प्रयोग होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में तभी तो हम देखते बेटा उस कंपनी से बिल्कुल खराब जल निकलता है। इसी वजह से हमारा दिल्ली और कानपुर की जो नदियां हैं वो बिल्कुल दूषित हो गई हैं। यही अपशिष्ट पदार्थों को लोग क्या करते हैं, विसर्जित कर देते हैं नदियों में। आजकल जल द्वारा विशाल पैमाने पर विद्युत वाष्प शक्ति उत्पन्न करके बड़े बड़े कारखाने व रेलें चलाई जा रही हैं। हम सब जानते बेटा कि जल के द्वारा विद्युत भी उत्पन्न किया जा रहा है। जैसे सोनभद्र में है, वहां पर बड़े बड़े संयंत्र लगे हैं। ओबरा जो बहुत बड़ा पावर प्लांट है, जो हर जगह क्या करता है, बिजली सप्लाई करता है। और वो कैसे बनता है? जल से। अब देखिए बेटा, आप जल का संगठन, ये प्रश्न पूछता है कि जल का संगठन क्या है, समझाइए या टिप्पणी लिखिए। जल का संगठन, संगठन का मतलब होता है कैसे बना है, योग। मैंने बताया जल एक रासायनिक यौगिक है, यह 2 प्रकार के गैसों से मिलकर बना है। कौन कौन सी गैस? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु। ठीक है। प्रतिदिन जल की आवश्यकता, यहाँ पे कुछ बताया है कि जल पीना मतलब 10 लीटर एक दिन में, भोजन आदि में 3 लीटर, स्नान आदि में 40, वस्त्र आदि में 15, बर्तन व घर की सफाई 15, शौचालय की स्वच्छता 14, रोजगार उत्पादन आदि 22, नाली व सड़क की सफाई 21, यानी कुल 140। एक दिन में एक व्यक्ति लगभग 140 लीटर जल का यूज करता है। अब आगे है बेटा जल प्राप्ति के स्रोत। बेटा आप सब इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां से प्रश्न बनता है कि जल प्राप्ति के स्रोत क्या है। ये 2 नंबर में ज्यादातर पूछता है। तो जल प्राप्ति के स्रोत, समुद्र मुख्य साधन है क्योंकि इसमें अथाह पानी है। इसके बाद वर्षा। ठीक है। अब हम देखेंगे पृथ्वी पर बहता जल, पृथ्वी द्वारा शोषित जल। पृथ्वी पर बहता हुआ जल कौन सा है? झील, तालाब, नदी और अवशोषित कुएं, स्रोत, झरने। थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोग को जल प्राप्ति के स्रोत। क्या है बेटा? वर्षा सबसे पहले, नदी, तालाब, झील,
झरना, बेटा झील और झरना दोनों अलग होता है, समझाऊंगी। कुएं, नलकूप, और इसके बाद हैंडपंप, फिर समरसेबल। ये सब क्या है बेटा? हमारे जल प्राप्ति के स्रोत हैं। आप इतना लिख दोगे आपके 2 नंबर हो जाएंगे। समझ में आ रहा? ठीक। अब थोड़ा सा ये जल चक्र को हम देखते हैं, समझा देती हूँ आप लोग को। आप सब छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे, अभी आप अपने साइंस में भी पढ़े होंगे। कैसे? सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं बादल कैसे बनते हैं। चलिए मान लीजिए बादल बने हैं। अब बारिश के लिए क्या होता है, ये जो बादल का निर्माण होता है वो क्या करते हैं? वाष्पीकरण करते हैं। यानी जब नीचे से समुद्र से या कहीं से जो गर्मी मिलती है वो ऊपर जाती है, गर्म हवा हल्की होकर के ऊपर जाती है। जब ऊपर जाती है तो जो ये बादल बने होते हैं इन्हें क्या करती है? वाष्पीकृत करती है। जब ये वाष्पीकृत हो जाते हैं तो ये वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर नीचे गिरते हैं। ठीक, नीचे गिरे। अब जब ये बारिश नीचे आए तो यहाँ पे अंतः संचरण हुआ। अंतः संचरण मतलब जो सूर्य है वो क्या करेगा? इस पानी को खींचेगा। आप देखते हो बेटा, कपड़े डालते हो आप, सुबह डालोगे शाम को सूख जाता है, कैसे? उसमें का जल क्या हुआ? वो कहीं ना कहीं सूर्य के प्रकाश से अवशोषित हो गया। तो इस प्रकार ये सूर्य क्या करता है? इन सारे जल को अवशोषित करके उन्हें संघनित करता है। क्या करता है? संघनित। वही संघनित रूप जो होता है वो बादल का रूप बन जाता है। फिर यही बादल जो होते हैं गर्म के द्वारा पिघलते हैं, यानी वाष्प में परिवर्तित होते हैं, वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। तो ये जल चक्र ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है बेटा? यहाँ पे दिया है कुछ साधन, जैसे वर्षा। वर्षा से किसको किसको फायदा होता है? झील, झरना और नदी। पृथ्वी द्वारा शोषित जल, शोषित मतलब जो पानी नीचे से पाया जाता है, कुआं, स्रोत और झरने। अब यहाँ दिया बेटा समुद्र। समुद्र ये सब इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ना तो इतना डिटेल में पूछता है, आप इसे जानते हैं, आप इसे लिख सकते हैं कि 1/3 भाग जो होता है वो समुद्र ही भाग है। समुद्र जल का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि समुद्र सूख नहीं सकता है। एक बार नदी तालाब सूख भी जाता है लेकिन समुद्र नहीं सूखता। दूसरा है वर्षा, फिर इसके बाद है आपकी नदी, तालाब, झील, झरने। ये सारे क्या है? माध्यम है आपके जल प्राप्ति के। अब थोड़ा सा हम लोग नदी के बारे में देख लेते हैं, जो आपका रिवर है। नदियां जो है बेटा भारत में जल प्राप्ति का एक अच्छा साधन है। पहाड़ों की बर्फ जब अधिक तापमान के कारण पिघलती है तो वो जल के रूप में अपना रास्ता बना लेती है। यही पर बर्फ जो होता है बेटा वो ग्लेशियर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और अभी हम देख रहे हैं इतनी गर्मी पड़ने की वजह से हमारा ग्लेशियर थोड़ा सा पिघल रहा है, और अगर ये ज्यादा मात्रा में पिघल जाएगा तो सब पूरी पूरी सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। तो क्या होता है? वही बर्फ पिघल करके आपके क्या करता है? जल के रूप में अपना रास्ता बना लेता है, मैदानों में नदी के रूप में प्रवाहित होने लगता है। नदियां जहां से बहती हैं वहां की एक स्थानीय अशुद्धियां भी उसमें मिल जाती हैं, तथा नदी के किनारे जहां औद्योगिक नगर बसे हैं वहां पर कारखानों व नालों की गंदगी मिल जाती है और उस जल को क्या करती है? अशुद्ध। केवल नदी के उद्गम स्थान तथा जहां किनारे पर शहर नहीं बसे हैं वहां का ही जल क्या है? शुद्ध है। नदी के जल की विशेषता। नदी का जल जो होता है बेटा ये तीव्र प्रवाह एवं सूर्य की तीव्र किरणों के कारण शुद्ध हो जाता है। हम जानते हैं बेटा अल्ट्रा वायलेट किरण जो निकलती है वो भी जल को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण रोल निभाता है।
फिर नदी का जल अपेक्षाकृत अंतःस्थलीय जल से शुद्ध होता है क्योंकि इसमें स्थानीय खनिज लवण नहीं मिलते। नदी में रहने वाले जीव जंतु जल को शुद्ध कर देते हैं, उनकी अशुद्धियों को नष्ट कर देते हैं। चौथा है, नदी के जल पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें तथा वायु का संपर्क होता रहता है, इससे विभिन्न रोगाणु नष्ट होते हैं। नदियों का जल शुद्ध करने के कारण, तो यहाँ से प्रश्न नहीं आता है आपको बेटा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के गंदे नाली और जो भी औद्योगिक गंदगियाँ होती हैं उन्हें उससे जल अशुद्ध हो जाता है, तो उसका प्रवाह हमें नदी में नहीं करना है। मृत जानवर की लाश हमें उसमें नहीं डालनी है। नदी के किनारे कपड़े धुलना, बर्तन धुलना, स्नान करना, ये सब काम हमें नहीं करना है। मल मूत्र का विसर्जन नहीं करना है। नदी के किनारे के खेतों में दी गई खाद, वो भी हमारे जल को क्या करती है? अशुद्ध। नदी के जल को शुद्ध करने के उपाय तो क्या है? नदी का जल प्रयोग करते समय सावधानी। अगर हम सावधानियां बरतेंगे तो नदी का जल हमारा शुद्ध रहेगा। क्या सावधानी बरतेंगे? जो शहर नदी के किनारे बसे हुए हैं उन शहरों की जल आपूर्ति का मुख्य साधन नदियां हैं, अतः नदी के किनारे से ही नहीं बल्कि लगभग 8 से 10 मीटर दूर से जल संग्रह करना चाहिए। नदी का जल ग्रहण करने से आप आसपास नहाने धोने या जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं वो आप नदी के पास ना करें, उससे दूर बाल्टी और मग का प्रयोग करके करें। ठीक, अब इसके बाद बेटा झील। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को झील और झरने के बारे में बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। आप सभी यहाँ आए, अपना समय दिए। बेटा अगर समय दे रहे हैं तो कुछ अच्छा रिजल्ट लीजिए, क्योंकि आप कहते हैं ना कि हमने पैसा खर्च किया तो हम इसका लाभ लेंगे। तो वैसे ही बेटा अगर आपने समय दिया है तो उसका प्रयोग करिए, अच्छे से मन लगा कर पढ़िए और अच्छे नंबर से पास होइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। थैंक यू।